दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए आज का लेक्चर बेरोजगारी पर क्यों है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही में कुछ आंकड़े आए हैं जो कि बहुत आश्चर्यजनक है कि ग्रेजुएट बच्चे जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए जो ग्रेजुएट नहीं है उनकी बात अलग है, पर जो ग्रेजुएट हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है और यह एक बृहद समस्या है। और हाल ही में डाटा आया है जिसमें मध्य प्रदेश की स्थिति हालांकि दूसरे राज्यों से बेहतर है, पर इसमें सबसे बुरी स्थिति इन्होंने राजस्थान की बताई है कि भैया जो ग्रेजुएट व्यक्ति हैं उनके पास रोजगार की कमी है। तो ये मेंस के टॉपिक में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो बेरोजगारी टॉपिक आता है और ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और प्री एग्जामिनेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि भैया किस चीज को क्या कहा जाता है, किस बेरोजगारी को क्या कहेंगे, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जरूर देखें, क्यों? क्योंकि हाल ही का ज्वलंत मुद्दा है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन लाइनों के साथ। देखिए आज बेरोजगारी मुद्दा है, कुछ बेरोजगारी को दूर करने के ये उपाय हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। ठीक है, मतलब क्या है, आप मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। देर सवेर थोड़ा समय लग सकता है, ये मैं मानता हूं, पर हम आप सभी जिस पद पर निकले हैं उस पद पर पहुंचना है, यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए हमारा और आपका, सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि बेरोजगार क्या कहलाता है। आखिर आखिर हम किसे बेरोजगार कहेंगे, शुरुआत तो यहीं से करें कि हम बेरोजगार किसे कहेंगे। इसकी बात करते हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिलता तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। मतलब क्या है, अगर आप भी सपोज दैट आप तैयारी कर रहे हैं, एक बात मैं मान रहा हूं, पर आप सक्रियता से क्या कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, है ना। जो एम्प्लॉयड है उनकी बात नहीं करता हूं, ठीक है, तो ये बेरोजगारी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट जितने लोग हैं या डिफरेंट डिफरेंट जितने थॉट वाले लोग हैं उनसे ये पूछना पड़ेगा। थॉट वाले इन द सेंस जो विद्वान है उनके अनुसार बेरोजगारी की परिभाषा अलग अलग होगी। और जो हमारी भारत सरकार क्या परिभाषा मानती है बेरोजगारी की, वो भी हम देखेंगे। पर बात यह है कि बेरोजगारी जो है वो सक्रियता से अगर आप रोजगार ढूंढ रहे हो उसी को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले तो स्पर्धा हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है। आप ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे डाउनलोड करें और आपको मिलेगा क्या, टेस्ट सीरीज मिलेगी स्पर्धा नाम की हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे, विधिवत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। शेड्यूल सारे टेस्ट मिलेंगे, जिनके डेट चली गई है वो भी मिलेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे एनएसएसओ एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये किसी व्यक्ति को बेरोजगार किस स्थिति में मानेगा और रोजगार किस स्थिति में मानेगा, ये बात करते हैं। देखिए एनएसएसओ ही हमारा डाटा लेके आता है कि कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो बात करते हैं तो कार्यरत आर्थिक गतिविधि में संलग्न यानी कि रोजगार है, मतलब किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन आपके पास इंप्लॉयमेंट है। अगली बात क्या है, काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध यानी बेरोजगार। मतलब अगर आप किसी काम के लिए तलाश कर रहे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं और क्या है, काम के लिए उपलब्ध भी हैं, कोई बोले आ जाओ ये काम करना है, आप बोले हाँ हम तो तैयार है, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भैया आप बेरोजगार हैं। ना तो काम की तलाश कर रहा हो व्यक्ति और ना ही उपलब्ध हो, उसको हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं लाते। ठीक है, अगली बात करते हैं, पहले दो श्रम बल गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के हैं। ठीक है, मतलब क्या है, पहले तो हम श्रम बल देखते हैं कि हमारे पास कितना है, और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के हैं। पहले हम ये देख लें कि हमारे पास श्रम बल कितना है, मतलब काम करने वाले कितने लोग हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल के साथ फॉर्मूले को देखेंगे, ये बेरोजगारी का फॉर्मूला आप ऐसे के अंदर भी बिल्कुल फिट कर सकते हैं, आप जहां पे बेरोजगारी आए वहां पे फिट कर सकते हैं, 3 मार्कर के अंदर भी बिल्कुल सीधा डालेंगे, सटीक पड़ेगा। मान लीजिए 10 लोग हैं, अब काम कितने लोगों के लिए उपलब्ध है, मान लीजिए 4 लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास श्रम बल कितना हो गया, 10। अब हम ये देखें कि रोजगार कितने के लिए उपलब्ध है, 4।
ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कितने लोग रह गए, 6, मतलब 40% के लिए रोजगार है और 60% के लिए रोजगार नहीं है। ठीक है, तो पहले हम श्रम बल देख लेते हैं कि कितना है और फिर उससे निकालते हैं कि बेरोजगारी दर कितनी है। तो पहले बात करते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम शक्ति। मतलब बेरोजगार श्रमिक 6 थे, हमारे पास कुल श्रमिक 10 थे, अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बेरोजगारी की दर होगी। अगर मेरे 10 के एग्जांपल से आप समझ गए होंगे तो। मेरी बात समझ गए क्या, ये है बेरोजगारी। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी की अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषा देखते हैं। बेरोजगारी की परिभाषा, भैया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करिएगा एज मच एज पॉसिबल। चलिए बात करते हैं बेरोजगारी की परिभाषा। प्रोफेसर पीगू के अनुसार एक व्यक्ति उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। यह परिभाषा भी लिख देंगे तो 100% सही परिभाषा मानी जाएगी 3 मार्कर के अंदर। मेंस की कॉपी आ गई है 2020 के लिए, तो ध्यान रखिएगा मेंस की कॉपी जैसा हम उम्मीद कर रहे थे उसी हिसाब से आई है, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट नहीं किया है आयोग ने, ये एक अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, वायरस तथा स्टोन के अनुसार बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के योग्य होते हैं तथा अपनी योग्यता वाले लोगों को दी जाने वाली वर्तमान मजदूरी की दर को इच्छा पूर्वक स्वीकार करने को तैयार होते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता या मिल जाता। बात क्या है कि भैया आज मान लीजिए 200 रुपए मजदूरी है और कोई भी मजदूरी करने को तैयार है कि हम 200 रुपए में कर लेंगे, भैया 300 की आवश्यकता नहीं है, पर उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी कहलाएगी। अगली बात करते हैं, राफिन तथा ग्रेगोरी के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है, जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। ये 3 कंडीशन है, इनके अनुसार भी बेरोजगारी की परिभाषा ये है। मेरी बात समझ गए क्या आप? अगर मेरी बात समझ गए हैं तो बेरोजगारी की मैंने अलग अलग विद्वानों के अनुसार आपको परिभाषा बता दी है। अब अगली बात करते हैं, मेंस हिंदी के लिए संकल्प नामक हमारी एक बैच है पूरा, जिसमें हिंदी पढ़ाई जा रही है पूरी। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे बहुत आसानी से आपके लिए। अगली बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस जो टारगेटेड एमपीपीएससी 2021 के लिए पूरा होल 1 ईयर का करंट अफेयर है विथ स्पोर्ट्स आपको वहां पे मिलेगा। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर, पीडीएफ के साथ वीडियो लेक्चर भी। अगली बात करते हैं, तो बेरोजगारी के प्रकार की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था भारत में सामान्यतः बेरोजगारी के 2 रूप होते हैं, है ना? बताया था कि नहीं? नहीं बताया तो अभी बता रहा हूं। एक ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक। मतलब आप अपनी इच्छा से घर में बैठे हैं तो ऐच्छिक, और आप चाहते हैं कि कुछ काम करें पर आपको काम नहीं मिल रहा है, दैट इज अनैच्छिक। तो ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी कहलाती है जिसमें लोग स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहते एवं उन्हें जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। मतलब अति संपन्न है और या मान लीजिए भिखारी है, उनको काम करने की इच्छा नहीं होती, या साधु संत जो बोलते हैं नहीं हमको काम ही नहीं करना है, हमको तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग ऐच्छिक बेरोजगारी वाले हैं। अगली बात करते हैं, इसके विपरीत अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें लोगों को अपने व अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, सर्वाइवल के लिए काम की आवश्यकता है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, इसे हम बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा अनैच्छिक बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं। अपन बात करते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं और क्या क्या हो सकता है। देखिए अब आते हैं अपन प्रकार पे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, और वो ये है कि बेरोजगारी के प्रकार। प्रच्छन्न बेरोजगारी, पहली बात किसकी हो रही है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की। देखिए बहुत बात यह है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को आसान भाषा में आप समझ लीजिए। बात क्या है कि अगर हमें 10 लोगों की आवश्यकता है और काम में 15 लोग लगे हैं, आपको लग रहा है 15 के 15 तो काम कर रहे हैं पर एक्चुअल वहां जरूरत कितने लोगों की है? 10 लोगों की ही है। दैट इज प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कार्य में लोग संलग्न तो दिखते हैं पर वास्तव में उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती, और भारत देश में कृषि क्षेत्र में यह देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा परिभाषा क्या लिखेंगे कि एक ऐसी घटना जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसका मुख्य प्रकार कौन है? कृषि और असंगठित क्षेत्र भारत के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
अब बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। यह भी कृषि में देखने को मिलती है। मतलब क्या है, पर्टिकुलर सीजन के अंदर जब कटाई का मौसम आया तो मजदूरों को रोजगार मिल गया, जब बुवाई का मौसम आया तब मजदूरों को रोजगार मिल गया, पर बीच के समय में उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या होती है, कुछ महीने में या कुछ सालों में आती है। इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार की बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसम के दौरान देखी जाती है। जब बुवाई हो गई और कटाई हो गई, इनके बीच का जो समय है वो क्या हो गया, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में खेतीहर मजदूरों के पास वर्ष भर कमी काफी कम काम होता है। मतलब क्या है भैया, कटाई और बुवाई दो ही समय काम होता है, बाकी खाली रहते हैं वो। इसको कहते हैं हम मौसमी बेरोजगारी। अगली बात करते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, इसमें क्या है, बाजार में उपलब्ध नौकरियां और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन से उत्पन्न बेरोजगारी। बात नहीं समझे आप, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताता हूं। बात क्या है, अब मान लीजिए कि बाजार की संरचना अलग है। ठीक है, सपोज दैट हर जगह क्या बोल रहा है कि भैया इस तरीके के लोग चाहिए, पर उस प्रकार के हमें लोग नहीं है। सपोज दैट कहीं पे कैसा चाहिए, हमें मिट्टी का बर्तन बनाने वाला चाहिए, पर हमारे पास स्टील का बर्तन बनाने वाला व्यक्ति है, तालमेल नहीं बैठेगा, और इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगली बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती। ग्रेजुएट लेवल बोल देते हैं, पर वो ग्रेजुएट लेवल क्वालिटेटिव ग्रेजुएट नहीं होते। इसके कारण उन्हें क्या होता है, अच्छा प्रशिक्षण भी नहीं मिलता और मुश्किल से उन्हें रोजगार मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी का। अब चक्रीय बेरोजगारी, यह व्यापार चक्र का परिणाम है। मतलब जब मंदी होती है, ठीक है, तो क्या होगा, अब मंदी का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो महंगाई हो गई। ठीक है, रिसेशन होता है जिसको हम बोलते हैं, मंदी मतलब रिसेशन। तो क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, और जब क्या हुआ, आर्थिक विकास घट गया तो बेरोजगारी बढ़ गई। मतलब आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए डेवलपमेंट का काम कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, बट डेवलपमेंट का काम रुक गया, मतलब जितने लोग उस क्षेत्र में काम में लगे थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। ऐसी घटना तो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, पर ध्यान रखिएगा चक्रीय बेरोजगारी भारत में भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं तकनीकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी में बदलाव, मतलब टेक्नोलॉजी में अगर डिफरेंस आ गया है तो उसे हम कहते हैं तकनीकी बेरोजगारी। टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आ जाए से मतलब क्या है सर, देखिए तकनीकी बेरोजगारी से मतलब यह है कि अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हर व्यक्ति के पास लैपटॉप है तभी उसको रोजगार मिलेगा। अब बहुत सारे हमारे डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि टेक्निकली मतलब कंप्यूटर या डिजिटल नॉलेज वाला व्यक्ति और डिजिटल नॉलेज से अछूता व्यक्ति जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। तो तकनीकी बेरोजगारी या प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरी नहीं मिलती। अब लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप सबके पास नहीं है, तो तकनीकी बेरोजगारी कहलाएगी वो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वर्ष 2016 में वर्ल्ड बैंक ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन के कारण हर साल लगभग 69% नौकरियों का अनुपात साल दर साल 69% है। मतलब क्या है कि भैया हर बार क्या होता है कि ऑटोमेशन आता जा रहा है, रोबोटिक्स आता जा रहा है, और इसके कारण हमारे यहां बहुत सारी नौकरियां खतरे में है भारत की। अगली बात करते हैं, बहुत सारे लोग कंपेटेबल भी नहीं है उसके लिए। अगली बात करते हैं घर्षण बेरोजगारी की। घर्षण बेरोजगारी का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा हो या नौकरी के बीच में स्विच कर रहा हो तो नौकरियों के बीच समय अंतराल को जो संदर्भित करता है। मतलब आज सपोज दैट मैं किसी आईटी फर्म में काम कर रहा हूं, मुझे स्विच करके टीसीएस से एसेंचर में जाना है। अब टीसीएस से मैंने नोटिस पीरियड पूरा कर लिया पर एसेंचर से ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। अब मुझे एक महीने बैठना है, दैट इज घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसको हम क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी को नई नौकरी खोजने या नई नौकरी में स्थानांतरित करने के समय की आवश्यकता होती है। यह परिहार समय की देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है। यह ध्यान रखिएगा, अब अगर समय की देरी हो रही है तो। बात समझ गए क्या? अगर आप बात समझ गए हैं तो अपन आगे बढ़, इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी भी कह सकते हो कि भैया हमको नौकरी स्विच करनी है इसलिए हम नहीं जा रहे। ठीक है, अगली बात करते हैं कि सुभेद्य रोजगार क्या है। सुभेद्य रोजगार, इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
देखिए इसका मतलब क्या है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं। मतलब आप सपोज दैट कहीं काम कर रहे हैं बट आपका किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है कि इतने दिन नौकरी करेंगे, आप रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सुभेद बेरोजगार। इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि इनके कार्य का रिकॉर्ड बनाया नहीं जाता या बना ही नहीं सकते। ठीक है, और भारत में बेरोजगारी प्रकारों में से एक है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है सपोज दैट गार्डनिंग, अब उसके साथ आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं आपका, ठीक है, अब वो गार्डनिंग करके चला गया, तो ध्यान रखिएगा इसे कहते हैं सुभेद रोजगार, और ये भी बेरोजगार व्यक्ति माना जाता है। अगली बात करते हैं, अगली बात है भारत में बेरोजगारी का कारण। ठीक है, भारत में बहुत सारे रीजन्स हैं बेरोजगारी के, और ये बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन है सोशल रीजन, सामाजिक कारक। ठीक है, तो सामाजिक कारक की बात करते हैं तो भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित है, आपको पता है। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिए कार्य निषिद्ध है, मतलब ये काम ये व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति नहीं कर सकता, ये भी एक रीजन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब अगला क्या है, बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई काम नहीं करते तथा परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं। मतलब क्या है, मान लीजिए किसी का 10 लोगों का परिवार है, 2 लोग कमा रहे हैं, 8 लोग खाने वाले हैं। अब वो क्या है, अपने परिवार पर निर्भर है, अब उन्हें तो कमाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है, तो ये भी बेरोजगारी का एक कारण है। भारत में ऐसी बेरोजगारी बहुत देखने को मिलेगी। जनसंख्या का तीव्र विकास, मतलब क्या है, भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के प्रमुख कारण में से एक इसलिए है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है भैया, हमारे यहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि है, जो हमारे यहाँ इस समय हम क्या है, जनसंख्या में हमारे यहाँ क्या है, हम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है। ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ इसीलिए बेरोजगारी की दर क्या है, ज्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हम जिसको हम कहते हैं, तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम बेनिफिट की स्थिति में है, फायदे की स्थिति में है। अगली बात करते हैं, कुटीर उद्योगों के उत्पादन गिरने से कई कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जितना ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, कुटीर उद्योग बंद होते जा रहे हैं, छोटे उद्योग। ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है। अगली बात करते हैं कृषि का प्रभुत्व, तो मतलब क्या है, हमारे यहाँ कृषि में लगभग 70% पॉपुलेशन आज भी कृषि या कृषिगत कार्य में संलग्न है। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, मतलब क्या है, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी की अभी मैंने बात करी, वो जनरेट हो जाती है और आपको कृषि के अलावा और कोई कार्य दिखता नहीं है। ठीक है, हालांकि भारत में कृषि अविकसित है, साथ ही मौसमी रोजगार भी प्रदान करती है। तो ध्यान रखना, अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ जाए तो मुझे लगता है कि कृषि एक विकसित स्वरूप में आ जाएगी और हो सकता है कि बेरोजगारी दर कम हो। हालांकि मोदी जी ने कहा था 2022 तक डबल कर देंगे इनकम, अभी तक नहीं हुई है किसानों की। खैर, ये अपने लिए मुद्दा नहीं है। अगली बात करते हैं, कुटीर और लघु उद्योगों का पतन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जनसंख्या वृद्धि वाले मुद्दे पर यही बात बोली थी कि औद्योगिक विकास का कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुटीर उद्योग का उत्पादन गिरने से कई कारीगर क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए। अगली अगली बात क्या है, श्रम की गतिहीनता। मतलब क्या है, भारत में श्रम की गतिशीलता की कमी है। परिवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाते। हालांकि आजकल लोग जाने लगे हैं, पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग कहते नहीं यार, मेरे को तो घर में ही रहना है, हमको तो एमपी में ही रहना है, एमपी में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। इसके कारण श्रम की गतिहीनता होती है, और कम गतिशीलता के लिए भाषा, धर्म और जलवायु, ये सब भी क्या है, कारण है। ठीक है, मेरे को वहां का खाना सूट नहीं करता, वहां तो फला धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा है, फला जाति की पॉपुलेशन ज्यादा है, या ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण लोग माइग्रेट नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो चलिए आगे बात करते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष भी बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजीवादी दुनिया में नौकरियां अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती। मतलब क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, एकदम वही मैकाले की शिक्षा पद्धति जो थी, जिसने हमें स्किलफुल नहीं बनाया। ठीक है, हम सिर्फ इतना बन पाए कि हम कहीं कुछ कर लें, स्किल अपने अंदर इनकलकेट नहीं करी। ठीक है, हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन बचपन से नहीं हो रहा है, या फिफ्थ सिक्स्थ के बाद नहीं बोल दिया गया कि भैया तुम ये पर्टिकुलर काम कर सकते हो तो ये करो, आप ये कर सकते हो तो ये करो। नहीं, हमें क्या कर दिया गया, एक पर्टिकुलर 12th तक सबको वही पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट कहाँ है, कब है, ये हमसे 12th के बाद पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा दोष है।
ठीक है, तो इस प्रकार बहुत से लोग जो कार्य करने के इच्छुक होते हैं वो कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, काम तो करना चाहते हैं पर उनके अंदर स्किल नहीं होती हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण। अब अगली बात करते हैं, तो अगला क्या है, इस दिशा में सरकारी क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जी बज गई हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है उनके लिए, कई राज्यों द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मैं मानता हूं ये प्रयास है सरकार के, पर मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा कारगर नहीं मानता हूं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सरकारी प्रयास है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगली बात क्या है, विभिन्न सरकारी योजनाओं की सीरीज में मैं इसको कंप्लीट भी करूंगा, पर वो योजनाएं आपको पता होनी चाहिए कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए बेरोजगारी को कम करने के लिए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आप लोगों को पता होगा स्टैंड अप स्टार्टअप, मुद्रा लोन, मुद्रा योजना। अगली बात है पीएम स्वनिधि स्कीम, स्किल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत। ये तो नई योजनाएं हो गई। अब अगली बात करते हैं, इससे पूर्व भी योजनाएं थी, जैसे मनरेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मनरेगा तो मैं वास्तव में सबसे अच्छी योजनाओं में से एक मानता हूं। खैर छोड़िए, जवाहर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं हमारे भारत के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पर धीरे धीरे हमें स्टार्टअप, स्टैंड अप और मुद्रा जैसे जो वेंचर्स हैं, इनका स्कीम्स हैं, इनका फायदा उठाना चाहिए और अपना एक नया बिजनेस सेट करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, रोजगार सीकर की जगह, एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनना चाहिए, और ऐसे सरकारी प्रयास हमारे रोजगार के स्तर में कमी करने में सहायक होंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपको मिलता हूं, इसकी एनालिसिस भी हम करेंगे। तो ऐसे के अंदर भी बहुत सारी बार बेरोजगारी पे ऐसे आता है या भारत के ऊपर आता है, तो ये एक समस्या में एक आता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आता है तो भी आप डाल सकते हैं, स्किल नहीं है, स्किल इंडिया वाले हैं नहीं है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो शेयर जरूर करें, और ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस और प्री दोनों की क्लासेस भी मिलेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।